अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे थे न हारे हैं, न हारेंगे कभी, ये हमने आप सभी से वादा किया है। प्यारे दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का वीडियो जो होगा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग फिजिक्स का शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो वर्ष है 2024 वैकेंसियों का वर्ष है, जिसमें विज्ञान की डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। रेलवे टेक्नीशियन में 40 नंबर का विज्ञान पूछा जाना है। रेलवे ने जो कैलेंडर अपना जारी किया है, इसके आधार पर भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं संभावित हैं भविष्य में, और इसी वर्ष वैकेंसी आने की उम्मीद है। एनटीपीसी में भी 5 से 7 नंबर का प्रश्न, थोड़ा वो 5 से 7 नंबर कहने को है, 5 से 7 नंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रुप डी तो 25 नंबर का विज्ञान का जो सिलेबस है वो लेके आएगी। और अब पहले से भी ऐसा होता रहा, आप जानते हो, सुपर टेट की वैकेंसी अगर आती है 10 नंबर का विज्ञान पूछा जाएगा। एसएससी हमेशा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करती ही रहती है। तो आपको पूरा डीपली अगर फिजिक्स को पढ़ना है, न्यूमेरिकल के साथ पढ़ना है, और ऐसा फिजिक्स पढ़ना है जो अभी तक यूट्यूब पे आपको कोई ना पढ़ाया हो, तो आपको चैनल से जुड़कर रहना होगा। और चैनल से जुड़कर आप कैसे रह सकते हो? सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप टाइमली रेगुलर बेस पर फिजिक्स को पढ़ पाओ। बहुत ज़्यादा क्लास मैं नहीं लेने वाला हूँ कि 70-80 क्लास लेकर के आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ और पीडीएफ पे हाथ घिस करके 50-60 प्रश्न ऐसे आपको करवाऊँ यहाँ पे। हालांकि वो सिस्टम भी मेरे पास नहीं है और उसको करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। कंपटीशन से, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देख करके, मैराथन क्लास देख करके ना उस पर सीखते हो कि ये प्रश्न, वो सब दो कौड़ी के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। वो सिस्टम विलुप्त हो चुका है। वो उतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। कंपटीशन का जब लेवल बढ़ा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी जो होगा वो हार्ड लेवल का होगा। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स का बेसिक समझना होगा। बेसिक समझने के लिए आपको थ्योरी समझना होगा। थ्योरी के बाद ही न्यूमेरिकल बन पाते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। रेलवे टेक्नीशियन में निश्चित तौर पे कम से कम 4 से 5 नंबर जो होगा आपका न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन होगा, इस चीज़ को समझिएगा। ग्रुप डी मैं मानता हूँ रेलवे का जो होगा उसमें थोड़ा सिंपल लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो भी सिंपल नहीं रह जाएगा। इतने सारी, अगर मान लो, मैं मान के चलूँ कि अगर 50,000 की भी वैकेंसी आती है तो कम से कम 50 लाख लोग उसके फॉर्म में भरेंगे। सोचो, वैकेंसी अगर आई तो उसके कितने गुना ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बेटा, वैकेंसी मैं मानता हूँ ज़्यादा भले आए, उससे ज़्यादा की संख्या में भीड़ लगने वाली है। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पेपर जो होगा वो पहले की अपेक्षा, जो ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह का हुआ है एग्ज़ाम, उससे काफ़ी कठिन होने वाला है। और आपको चैनल के साथ बनकर रहना होगा। ये पहले वीडियो के माध्यम से ही आप समझ जाओगे कि फिजिक्स आपका किस लेवल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा बात न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान में सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। तो पहला चैप्टर इसमें हो जाएगा आपका मापन, यानी मेजरमेंट। कहने को बहुत ईजी चैप्टर होता है, लेकिन गहराई में घुसकर जब क्वेश्चन कर लेता है व्युत्पन्न मात्रक से, बीमा से, और एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, फर्मी वगैरह, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मात्रक देखने को मिलते हैं। एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, रसियन पद्धति और फ्रांसीसी पद्धति। तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि वो मूल राशि, मूल मात्रक के अलावा प्रकाश वर्ष से नॉर्मली पढ़ करके निकल जाते हैं, और किताबों में भी इतने डिटेल में घुस करके चीज़ें दी नहीं गई होती हैं। और अगर दी भी गई हैं तो किताब से भौतिक विज्ञान नहीं समझ पाओगे, वो कोई जीएस के पार्ट नहीं होते हैं। भौतिक विज्ञान को डीपली पढ़ाने से लोग बचते क्यों है? क्योंकि ये जीएस की तरह से नहीं है कि केवल पढ़ लेना है, डाटा याद कर लेना है। यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, तथ्यात्मक चीज़ें होती हैं ना। और इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और न्यूमेरिकल से थ्योरी टाइप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वो भी कैसे पूछे जाते हैं मैं इसको बताऊंगा। समय ना बर्बाद करना यार, क्योंकि वक्त बहुत बेशकीमती होता है। 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला होती है, 2-2 घंटे आपका बर्बाद किया जाता है पीडीएफ पे हाथ घिस के फालतू का। उसको मत करो, वहाँ पे समय मत लगाओ। अगर उसको आपको देखना है, प्रश्न समझना है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाओ यार, या मॉडल पेपर लाओ, उसको देखो ना। वहाँ पे आधे घंटे में आप वही चीज़ समझ जाओगे जो जितने आप दोगे 5-6 घंटे में जितना आपको यूट्यूब वाले बताते हैं ना, वो हाथ घिस के क्वेश्चन,
वो आप आधे घंटे में समझ जाओगे। इस चीज़ को समझिएगा, समय ना बर्बाद करो। 4.5 घंटे आप अपना पढ़ने पे फोकस लगाओ, कुछ सीखने पे लगाओ, प्रश्न का लेवल समझने में समय नहीं जाया करो। उसके लिए किताबें मौजूद हैं। हाथ घिसने वाले तरीकों को मत समझो, वो फालतू के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। इस चीज़ को समझिएगा। बहुत कम ही ऐसे चैनल वाले लोग हैं या ऐसे क्लासेस देने वाले लोग हैं जो आपको बढ़िया से, मतलब आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्नों को हल कराते हैं। सबको ज्ञान होता नहीं है डीपली, तो जिनको ज्ञान नहीं है वो अपने आधार पे प्रश्नों को भी सेलेक्ट करके अपने आधार पे बना लेते हैं और वही सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनको ज्ञान है, बहुत कम होते हैं ऐसे, वही कम लोग हैं। हो सकता है उनका चुनाव आप ना कर पाओ, तो आपका समय जाया जाएगा ना। इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है। हम भी समय ही बर्बाद कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन बताना, चूंकि पहला वीडियो था, मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ये भौतिक विज्ञान है, ये कोई टाटा रटने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मापन। मापन क्या है, इसको जानने से पहले हम ये समझेंगे पहले कि भौतिक विज्ञान वास्तव में क्या है। देखो बेटा, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा के विभिन्न माध्यम और विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करते हैं, इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर कर लो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों और विभिन्न माध्यमों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का सर्वोत्तम आधार होता है, क्योंकि हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। पदार्थ के रूप में जब हम घिरते हैं तो कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान जुड़ता है। जब हम शरीर, अंग, रोग, दुनिया भर की पेड़ पौधे, वनस्पतियों, हवा वगैरह के माध्यम से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जीव विज्ञान जुड़ता है। इलेक्ट्रिक लाइट, प्रकाश, ठीक है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से जुड़ते हैं। मापन करना, ये इसको मापो, इसको नापो, ये सारी चीज़ों के माध्यम से जुड़ते हैं, तो कहीं ना ये कहते हैं भौतिक विज्ञान हमसे जुड़ता है। तो सभी, आप किसी विज्ञान को कह देना कठिन है, जीव विज्ञान कठिन है या भौतिक विज्ञान कठिन है या रसायन विज्ञान कठिन है, अपने आप में बेईमानी होगी। तीनों के तीनों अपने जगह पे कठिन भी हैं, आसान भी हैं। आसान उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, कठिन उनके लिए है जो विशेष तौर पे जिनको फिजिक्स तो आता है बायो से डरते हैं, जिनको बायो तो आता है फिजिक्स से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें पहला चैप्टर जो है, जो हम लोग अपने सिलेबस के आधार पर देखेंगे, मापन है। मापन क्या है भाई? देखो, किसी अज्ञात राशि, मान लो ये बोर्ड है अज्ञात, किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया मापन कहलाती है। ज्ञात राशि मतलब सेंटीमीटर ज्ञात है, जैसे मार्कर है ज्ञात है। मार्कर को मैंने मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर का है। अब इस आधार पर इससे मापते हुए हम चले गए, हमको 10 मार्कर मिला, तो हमने मार्कर को तो पढ़ ही लिया था कि 5 सेंटीमीटर का है पहले। अब हमने जब मापा तो ये 50 सेंटीमीटर का मिला। हम आसानी से कह दिए कि ये 50 सेंटीमीटर का है। तो हमने ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना की कि नहीं की? आप बोलोगे किए। तो ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करने की क्रिया मापन कहलाती है। भौतिक विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछता है तो भौतिक विज्ञान के प्रारंभिक जनक के रूप में किसको जाना जाता है? प्रारंभिक जनक न्यूटन साहब माने जाते हैं। और जबकि आधुनिक जनक आपसे पूछ लिया जाए कि इसके आधुनिक जनक कौन है, तो आप बहुत आसानी से बोल दीजिएगा गैलीलियो। गैलीली साहब जो हैं इसके आधुनिक जनक हैं बेटा। इस चीज़ को समझिएगा। गैलीलियो गैलीली ये इसके मॉडर्न जो है फादर है। हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स? तो बोलोगे गैलीलियो गैलीली इज द मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स। ओके, ओल्डेस्ट फादर किसको माना जाता था? यानी द ओल्डेस्ट फादर ऑफ फिजिक्स इज सर आइजैक न्यूटन। चलिए हम लोग समझते हैं मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली कुछ भौतिक राशियों को। एक्चुअली होता क्या है कि प्रारंभ में केवल 3 ही भौतिक राशियां होती हैं। एक होता है आपका लंबाई या दूरी, एक होता है आपका द्रव्यमान, और लास्ट में होता है आपका समय। प्रारंभ में केवल 3 ही भौतिक राशियों को मापने के लिए विश्व में प्रचलित इकाइयां थीं। इसमें सबसे प्रचलित इकाई जो थी वो ब्रिटिश पद्धति के रूप में जानी जाती थी, जिसको हम लोग FPS पद्धति के रूप में जानते थे। FPS पद्धति
उसके बाद दूसरी पद्धति जो आई उसको कहा गया सीजीएस पद्धति। उसके बाद तीसरी पद्धति जो आई उसको कहा गया एमकेएस पद्धति। और समझते जाइएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाएगा और ये डीपली आपको कोई नहीं बताया होगा जितने डीपली मैं आपको जाकर के यहाँ पे बता दूंगा इस चीज को। एफपीएस पद्धति कौन से देश से लिया गया था बेटा? तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। मात्राओं पर ध्यान ना दीजिएगा, भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश पद्धति यानी ब्रिटेन देश से अपनाया गया था इसको। सीजीएस पद्धति को कहाँ से अपनाया गया था? फ्रांसीसी पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। रशियन पद्धति। एमकेएस पद्धति को रशियन पद्धति माना जाता है। हालांकि ये अमेरिका के सहयोग से इस पद्धति को अपनाया गया था, इसलिए कहीं ना कहीं फिर भी चूंकि रशियन देश में हुआ था इसलिए इसको रशियन पद्धति हम मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों तो कन्फर्म, ये ब्रिटिश पद्धति है, फ्रांसीसी पद्धति। अब इसमें केवल 3 ही भौतिक राशियों को पहले प्रारंभ में अपनाया गया। एक्चुअली हुआ क्या, इसमें लंबाई और दूरी को जो एफपीएस है, एफपीएस का थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लो आप। एफपीएस, एफ का मतलब यहाँ पे हो गया फुट, पी का मतलब यहाँ पे हो गया पाउंड, एस का मतलब यहाँ पे हो गया सेकेंड। ओके, अब देखो लंबाई या दूरी को प्रारंभ में किससे मापा जाता था? आज हम लोग किलोमीटर में माप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं। प्रारंभ में इसको फुट में मापा जाता था। आज भी आप अपनी लंबाई देखो फुट में बताते हो, मैं 5 फुट फला इंच का हूँ, मैं 5, जैसे मैं बोलूँ 5 फीट 7 इंच का हूँ, मैंने बोल दिया। लगभग 170.3 सेंटीमीटर का मैं हूँ, मैंने बोल दिया। तो आज भी फुट से मापते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन ये फुट जो है अब इसको मान्यता नहीं मिली हुई है, क्योंकि अब मान्यता एमकेएस पद्धति के आधार पर एक पद्धति अपनाई गई है, एसआई पद्धति, उसको दिया गया है। ये सबको विलुप्त कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। लेकिन हमको पढ़ना है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप केवल एमकेएस और एसआई पद्धति पढ़ लेते हो। अब देखो लंबाई या दूरी को किससे अपनाया गया? फुट में अपनाया गया। द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में पी के आधार पे, आज द्रव्यमान को आप किलोग्राम में मापते हो। आज पूछा जाए कि कितने किलो के हो तो बताओगे 70 किलो को। जैसे मैं बोलूँ मैं 68 किलो का हूँ तो मैं किलोग्राम में बोला ना। प्रारंभ में पाउंड में मापा जाता था। 1 किलोग्राम में 2 दशमलव समथिंग पाउंड होते हैं। इसको मैं पैमाने के रूप में आपको आगे बताऊंगा। तो प्रारंभ में द्रव्यमान को किस में मापा जाता था भाई? पाउंड में मापा जाता था। ठीक है, समय को सेकंड में प्रारंभ से मापा जाता है और आज भी यही प्रचलित है। अब देखो अगर इसी को सीजीएस पद्धति कर दिया जाए, सीजीएस यानी फ्रांसीसी पद्धति, तो सी से हो गया आपका सेंटीमीटर, जी से हो गया आपका ग्राम, एस से हो गया पुनः आपका सेकंड। कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भाई। तो अब यहाँ पे फुट को चेंज किया गया। फ्रांस वालों ने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, और जो पाउंड था पाउंड को किस में बदल दिया? उसने ग्राम में बदल दिया, जबकि सेकंड को सेकंड ही रहने दिया। इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिर इसमें भी बदलाव किया गया। अब रशियन पद्धति आती है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या किया जाता है बेटा? एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म जान लो पहले। एमकेएस, एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम, और एस से पुनः क्या हो गया? तो बोलोगे सेकंड हो गया। अब देखो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों पद्धतियों को आप नोट कर लीजिए। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि पाउंड द्वारा, ठीक है, द्रव्यमान का मापन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो ब्रिटेन में अपनाया गया। किस पद्धति में अपनाया गया? एफपीएस में अपनाया गया। पाउंड को बदल करके ग्राम में संशोधित करना, ये सर्वप्रथम कौन से पद्धति में अपनाया गया? तो सीजीएस पद्धति में अपनाया गया। एक कौन सी मुख्य रूप से ऐसी राशि है जिसका मात्रक कभी नहीं बदला गया? तो सेकंड नहीं बदला गया। इस चीज को आप देख सकते हो, कई तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछ लेगा, और अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इरेज करके आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम लोग एसआई पद्धति को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आएगा। एमकेएस पद्धति में आपने क्या देखा?
एमकेएस पद्धति में आपने देखा कि यहाँ पे 3 भौतिक राशियाँ थी, तीनों को अपडेट किया गया। फ्रांसीसी पद्धति और ब्रिटेन की पद्धति को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, विश्व नापतौल पद्धति के जो अध्यक्ष रहते हैं वो 4 और भौतिक राशियों को जोड़ने के लिए एमकेएस पद्धति में एक अपना रूपरेखा तैयार करवाते हैं और उसको विश्व स्तर पे मानने के लिए मजबूर करते हैं, जिसका बैठक होता है जिसमें लगभग 120-121 देश भाग लेते हैं। और ये विश्व नापतौल पद्धति जो है ये करती क्या है, एमकेएस पद्धति में 1971 में संशोधन करके इसमें 4 और भौतिक राशियों को जोड़ लेती है। ठीक, अब पहले कितनी कुल राशियां थी, तो बोलोगे पहले 3 राशियां थी, 4 को और जोड़ लिया गया, कितनी हो गई, तो 7 हो गई। अब इन 7 को जब जोड़ लिया गया तो इन भौतिक राशियों को भौतिक राशि नहीं बल्कि मूल राशि नाम दिया गया। आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो 4 और जोड़े जाते हैं कौन कौन से चारों होते हैं, तो अभी जो 3 पहले थे वो तो थे, इन चारों में से सबसे पहला कौन सा होता है, तो वो होता है विद्युत धारा। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा। दूसरा तापमान। तीसरा ज्योति तीव्रता। अब एक मिनट। चौथा पदार्थ की मात्रा। तो 4 इनको जोड़ दिया गया, 3 पहले से थे। अब इन 7 का समूह लिख लीजिएगा, इन 7 मूल राशियों का, एक मिनट अभी मूल नहीं हुआ ना, अभी तो ये भौतिक राशियां थी। भौतिक राशियों का समूह मूल राशियां कहलाती हैं। और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तथा मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। 1971 में विश्व की नापतौल पद्धति ने क्या किया, अमेरिका के सहयोग से एमकेएस पद्धति में बदलाव किया और बदलाव करके 4 और मूल राशियों को, 4 और भौतिक राशियों को जोड़ दिया। तो 3 पहले से थे ना, हम चलो मूल राशियों का नाम लिख देते हैं पहले, ध्यान देना। 3 पहले से थे, एक क्या था, लंबाई या दूरी, ठीक है, मैं लंबाई केवल लिख देता हूं। दूसरा क्या था बेटा, द्रव्यमान। तीसरा क्या था, समय। ये 3 थे, इनमें 4 और जोड़ दिए गए। एक जोड़ा गया इसमें विद्युत धारा, अब बोलोगे यस। दूसरा क्या जोड़ा गया इसमें, अब देखते जाओ, तापमान, टेम्परेचर। उसके बाद क्या जोड़ा गया, ज्योति तीव्रता। उसके बाद क्या जोड़ा गया, तो बोलोगे पदार्थ की मात्रा। अब इन 7 भौतिक राशियों को एसआई पद्धति के अंतर्गत क्या नाम दे दिया गया, मूल राशियां। और इन मूल राशियों का जो मात्रक है इसको क्या नाम दे दिया गया, मूल मात्रक। क्या नाम दे दिया गया बेटा, तो बोलोगे मूल मात्रक। लंबाई को मापा गया या दूरी को मापा गया मीटर में, ये तो पहले ही आपने एमकेएस पद्धति में पढ़ लिया था, वही चीज होगा। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्युत धारा को किस में मापा गया, एम्पियर में मापा गया।
तापमान वाला पूछा गया है। ये केल्विन, आप डिग्री सेल्सियस मत मार दीजिएगा कि स्वस्थ में, या फ़ारेनहाइट मत मार दीजिएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना बोल दोगे? 37 डिग्री सेल्सियस। अरे बेटा, वो डिग्री सेल्सियस नहीं अपनाना है, वो अन्य मात्रकों के अंतर्गत आता है। फ़ारेनहाइट अन्य मात्रकों के अंतर्गत आता है। एसआई मात्रक कौन होगा? एसआई मात्रक को मूल मात्रक, और मूल मात्रक क्या है तापमान का? केल्विन है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है बेटा? तो एक कैंडिला का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। प्रश्न एक बार पूछा गया था रेलवे के ग्रुप डी में, कैंडिला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन है? मोल है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये अपवाद भौतिक विज्ञान में अपवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि पदार्थ जहाँ आ गया, पदार्थ का अध्ययन करना मतलब रसायन विज्ञान, मैंने बोला है जीवधारियों का अध्ययन करना मतलब जीव विज्ञान, और ऊर्जा का अध्ययन करना मतलब भौतिक विज्ञान। ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये 7 मूल राशियाँ चल रही थी, मूल मात्रक चल रहे थे कि गणित में ज्यामिति, गणित के अंतर्गत कुछ और मात्रकों को भौतिक विज्ञान में अपनाने की जरूरत पड़ी। अतः यहाँ पे क्या किया गया? 2 पूरक मात्रकों को जोड़ दिया गया। 1983 में 2 पूरक मात्रक जोड़ दिए गए, और इसमें पहला जो था, ये जो पहला था, ये समतल कोण या समकोण या कोण का मात्रक था, जिसको आज कहा जाता है रेडियन। यानी कोण का मात्रक या समतल कोण का मात्रक कौन होगा? तो रेडियन हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है ये भी। और दूसरा ठोस कोण या घन कोण का मात्रक कौन है? अगर ये प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा तो इसका मात्रक कौन होता है बेटा? इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। देखो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूं, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में दूरी के कुछ अन्य मात्रक पढ़ेंगे, छोटे बड़े, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली फर्मी, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, और बड़े मात्रकों में खगोलीय वर्ष, प्रकाश वर्ष और पारसेक। इसके अलावा हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालना समझेंगे और बीमा निकालना समझेंगे। लगभग 2 वीडियो के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। ये पहला पार्ट था। आज सिलेबस मैंने अवेलेबल करा दिया है, उसको जाकर के देख लीजिएगा किस किस तरह से भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान को पढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आइए एक बार पुनः 1 मिनट के अंतराल में पूरे पढ़े हुए चीज़ों को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। आप अपने नोट्स को देखते जाइएगा, मैं बोलता चला जाता हूँ। भौतिक विज्ञान के जनक आप बोलोगे सर आइजैक न्यूटन, लेकिन आधुनिक जनक गैलीलियो गैलीली। मापन क्या है भाई? मापन क्या है? ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना ही मापन है। मापन के लिए प्रयुक्त 3 विधियां पहले प्रारंभ में मैंने बताया, जो 3 भौतिक राशियों के आधार पर चली, लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर। पहला एफपीएस, जो कहाँ की पद्धति है? जो ब्रिटेन की पद्धति है, फुट, पाउंड और सेकेंड। और उसके बाद दूसरा पद्धति मैंने बताया सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये कहाँ की पद्धति है? फ्रांस की पद्धति है। तीसरा मैंने बताया एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड, कहाँ की पद्धति है? रूस की पद्धति है। उसके बाद एसआई पद्धति आती है। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति में बदलाव करती है। एसआई पद्धति नापतौल पद्धति के आधार पर काम करती है, जिसमें 4 और भौतिक राशियों को जोड़ दिया जाता है। जब इनकी संख्या 7 हो जाती है तो इनको मूल राशि कह दिया जाता है, और इन मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कह देते हैं। इसके अलावा गणित में ज्यामितीय संरचनाओं का मापन वगैरह करने के लिए 2 और मात्रकों को जोड़ दिया जाता है, जिनको पूरक मात्रक कहते हैं। क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। तो मुझे लगता है क्लास आपको समझ में आया होगा। रिपीट भी मैंने कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।